अल्जाइमर और डिमेंशिया में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? जो अंतर बुखार और डेंगू में है वही डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज में है। अल्जाइमर्स के साथ शुरुआत हो सकती है, जैसे कि कार ड्राइविंग में दिक्कत हो सकती है, अपने डे टू डे वर्क में जो डिसीजंस लेना है, जिसमें आदमी को प्लान करना है। सर, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को डिमेंशिया हुआ है तो क्या उनके बच्चों में इसकी संभावनाएं और बढ़ जाती हैं? हाँ, ये डेफिनेट है। देखिए, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। सर, हमने बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज में देखा है कि अचानक एक चोट लग जाती है और वो सब कुछ भूल जाता है। क्या इस टाइप की भी सिम्टम्स अल्जाइमर्स या डिमेंशिया के साथ हो सकती है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर अचानक से हो जाए तो वो डिमेंशिया नहीं है। क्या सच में हम डिमेंशिया के रिस्क कम कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल? और अगर है तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे जिसके द्वारा डिमेंशिया के रिस्क को कम किया जा सकता है? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो है फिजिकल एक्सरसाइज। सर, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो कहती है कि स्पेसिफिक डाइट से 53% तक अल्जाइमर्स को कम किया जा सकता है। तो आपके हिसाब से इंडियन डाइट में ऐसी कौन सी ब्रेन फूड्स हैं आज के डेट में? दोस्तों, एक बार सोचिए उन लोगों के बारे में जो एक दिन अपने घर को, अपने ही लोगों को और अक्सर खुद को ही ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। उन्हें कैसा लगता होगा? ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। सोचकर भी डर लगता है। ऐसा ही होता है उन कई लोगों के साथ जिन्हें डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी डिजीज हुई है। आज दुनिया में लगभग 55 मिलियन लोग डिमेंशिया के साथ जी रहे हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ इंडिया में करीब 8.8 मिलियन लोग, यानी तकरीबन 88 लाख लोग अल्जाइमर से ग्रसित हैं। और इसका सबसे कॉमन फॉर्म है अल्जाइमर, जो डिमेंशिया के 60% से 70% केसेस के लिए जिम्मेदार है। यहां बस मेमोरी कमजोर नहीं होती, बल्कि इंसान पास्ट और प्रेजेंट के बीच कहीं खो जाता है। पर क्या हर भूलने की बीमारी अल्जाइमर हो सकती है? ये नॉलेज, अवेयरनेस और ट्रीटमेंट के बारे में जो गैप्स हैं, आज हम इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आज हम इस क्रिटिकल टॉपिक पर बात करेंगे जहां आपको डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के सिम्टम्स, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन सभी की जानकारी मिलेगी। एंड फॉर दिस कन्वर्सेशन वी हैव डॉक्टर सिद्धार्थ शंकरानंद. He is a consultant neurologist from Institute of Neurosciences, Kolkata. He has more than a decade of experience in cognitive neurosciences, autoimmune dementia, movement disorders, and many more. इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में कई सारी पेपर्स पब्लिश किए हैं। ये डिमेंशिया पर केयर गिवर की ऑथर भी हैं। इस एपिसोड को ना ही बस एंड तक देखिएगा, बल्कि हर एक इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से इसे कवर करने की कोशिश करी है। और हाँ, सस्ता सुंदर के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे हम और बेहतर हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स आपके लिए ला सकें। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। We welcome you, Dr. Siddharth Anand, to our Health and Happiness podcast. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे इस चीज़ के लिए चूज़ करने के लिए। और डिमेंशिया आज के समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप लोग का इसके लिए अवेयरनेस कम्युनिटी के अंदर ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद, और ये कम्युनिटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल प्रोग्राम होगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि अल्जाइमर और डिमेंशिया में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? हाँ, साधारणतः डिमेंशिया को इस तरह से लिया जाता है कि डिमेंशिया एक भूलने की बीमारी है। साधारणतः अधिकतर केसेस में ऐसा होता भी है कि शुरुआत अधिकतर समय में ये भूलने से होगी, लेकिन कई बार कई और चीज़ों से भी शुरुआत हो सकती है, जैसे कि आदमी को अपने काम करने की दूसरी क्षमताओं में कमी हो सकती है। सबसे
साधारण एग्जांपल होता है जैसे कि कार ड्राइविंग में दिक्कत हो सकती है, अपने डे टू डे वर्क में जो डिसीजंस लेना है जिसमें आदमी को प्लान करना है, जजमेंट करना है, उसमें दिक्कत हो सकती है, या फिर लैंग्वेज के अंदर दिक्कत हो सकती है। लैंग्वेज हो सकता है जैसे कि उनको जो साधारणतः वो सारी चीज़ें बोलते थे आराम से, वो बोलने में बदलाव होने लगा है धीरे धीरे करके, वो सारी समझने में धीरे धीरे बदलाव होने लगा, जो चीज़ें बहुत आसानी से समझ लेते, इन सब चीज़ों से भी डिमेंशिया शुरू हो सकता है। अब डिमेंशिया को अगर हम देखें तो डिमेंशिया एक ब्रॉड टर्म है। जैसे कि हम बोलते हैं कि बुखार हुआ है किसी को, तो एक ब्रॉड टर्म है, और फिर हम बोले कि पेशेंट को डेंगू हुआ है तो हम समझते हैं कि हाँ ठीक है, बुखार डेंगू की वजह से है। तो ये बहुत स्पेसिफिक है। इसी तरह से जैसे हमने कहा बुखार है, वैसे डिमेंशिया। और अगर जैसे हम कहते हैं कि पेशेंट को अल्जाइमर्स डिजीज है, तो एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिजीज है। स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिजीज साधारणतः 75% केसेस में ये भूलने से शुरू होगी, और उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, बढ़ती है, और धीरे धीरे मरीजों को बहुत प्रॉब्लम होती है जिनको होता है ये, अपने सारे धीरे धीरे काम करने की सारी क्षमता, समझने की, सिर्फ मेमोरी नहीं, सारे चीज़ों को, टीवी को रिमोट चलाना, काम करना साधारणतः जैसे कि किचन में काम करना हो, चाहे ऑफिस में काम करना हो, वो डिफरेंट अलग अलग कैपेसिटीज़ में धीरे धीरे कम होते रहते हैं। तो ये अल्जाइमर्स में भी होगा। तो अल्जाइमर्स के साथ सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जैसे डेंगू और फीवर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये डेंगू की पैथोलॉजी, मतलब हमें पता है कि डेंगू किस वजह से है। इसी तरह अल्जाइमर्स में हमें पता है कि ये किस वजह से है। साइंस का डेवलपमेंट अच्छा हुआ है इधर कुछ सालों में, तो हमें अभी पता है कि कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन जमा होते हैं, जिससे जो है जैसे एमिलॉइड एंड टाउ प्रोटीन बोलते हैं उन्हें, वो ब्रेन में जमा होते हैं, उसकी वजह से नसों का नुकसान, धीरे धीरे वो सूखने लगती हैं, और आदमी को धीरे धीरे प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं, जो कि मेमोरी लॉस। सो दोनों में मतलब बहुत विशेष अंतर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ये हमें समझना है कि जो अंतर बुखार और डेंगू में है, वही डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज में है। सर, हमने बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज में देखा है कि अचानक एक चोट लग जाती है और वो सब कुछ भूल जाता है। तो क्या इस टाइप की भी सिम्टम्स अल्जाइमर्स या डिमेंशिया के साथ हो सकती है? हाँ, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ये अच्छा क्वेश्चन भी है एक तरह से। देखिए, कोई भी चीज़ अगर अचानक से हो जाए, तो वो डिमेंशिया नहीं है। ठीक है? जो चीज़ आपने बताई उसको ट्रॉमेटिक एमनेसिया बोलते हैं। ट्रॉमेटिक मतलब चोट लगने की वजह से। अगर दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज़ में चोट लग जाए, जैसे जो हमारा बहुत स्पेसिफिक एरिया टेम्पोरल लोब है, खासकर मीडियल टेम्पोरल लोब, मतलब बीच का हिस्सा टेम्पोरल लोब का बीच की तरफ जो होता है, उसमें अगर चोट लग जाए किसी कारण से, यूजुअली इंजरी होने की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत कॉमन एग्जाम्पल है उसके, उसमें आदमी को अचानक से सारी चीज़ें बोल सकता है वो। ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, रेट्रोग्रेड एमनेसिया भी हो सकती है और एंट्रोग्रेड एमनेसिया भी हो सकती है। रेट्रोग्रेड मतलब हमारा किसी भी को एक्सीडेंट होने के बाद पूछेंगे कि आपको याद है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो वो नहीं बता पाता है। एक्चुअली उस चीज़ का, एपिसोड का उसको एमनेसिया होगा, मतलब उतनी चीज़ें वो भूल चुका है। और कई बार ये इंजरी और सीवियर हो तो उसके पीछे की चीज़ें भी चली जाएँगी, कि घर से वो कब निकला था, कहाँ गया था, ये सारी चीज़ें भी। उससे ज़्यादा सीवियर हो तो पीछे के कुछ साल भी चले जा सकते हैं। इसी तरह एंट्रोग्रेड एमनेसिया है कि ठीक है, सब चीज़ उसको चोट लगी, उसे पता है कि हमें चोट लगी। लेकिन उसके बाद की जो चीज़ है, जैसे अब कौन उससे मिलने के लिए आ रहा है, कौन जा रहा है, ये चीज़ उसे याद नहीं रह रही हैं। तो वो एमनीसिया है, बहुत क्लासिकल भूलने की एक बीमारी सिर्फ। लेकिन अल्जाइमर्स ऐसा नहीं है। अल्जाइमर्स शुरू होता है बहुत शांति से, शुरू होगा बहुत शांति से, आप भूलना शुरू करोगे, फिर धीरे-धीरे करके पहले होगा कि वर्ड्स फाइंडिंग हो रही है, आपको नाम नहीं याद आ रहा है, फिर उसके बाद वर्ड से सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपके काम करने की क्षमता की, रिमोट कैसे यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये चला जाएगा। फिर उसके बाद हमें रास्ते नहीं याद रहते हैं, अपने लोग नहीं याद रहते हैं, फिर लास्ट के समय जो है खाना खाने, निकलने, सारी चीज़ों में दिक्कत है, चलने में दिक्कत। तो ये बीमारी जैसे-जैसे बढ़ती रहती है। लेकिन ट्रॉमेटिक एमनेसिया में वैसा कुछ नहीं है, वो जो हुआ उसमें इंजरी हुई, मेजर पार्ट की रिकवरी हो जाएगी। 1-2 साल के अंदर काफ़ी लोगों को बहुत कुछ रिकवर कर जाता है, और फिर अपना वो लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अल्जाइमर्स में ऐसा नहीं है। डिमेंशिया होगा तो फिर ये प्रोग्रेस करेगा, और नेक्स्ट 8 टू 10 ईयर्स आर नॉट गुड। सर, जब पेशेंट आपके पास में आते हैं तो आपको ये क्या महसूस होता है कि ये पेशेंट को डिमेंशिया पहचानने में या समझने में उनके रिलेटिव्स को कितना समय या वक्त लग जाता है ज़्यादातर देखा गया है? यूजुअली जो दूसरों को समझना, पहचानने वाला, ये देखें 2 तरह से हो सकता है। इसमें कुछ लोगों को डिमेंशिया एक तरह और तरीके से भी शुरू हो सकता है। एक तो है जैसे भूलने से शुरू हुआ कि आदमी वर्ड्स भूल रहा है, स्पेसिफिक लैंग्वेज में वर्ड भूल रहा है, सेंटेंसेस उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा, वो चीज़ें हैं। मेमोरी नहीं याद आ रही है कि आज हमने सुबह क्या खाया था, या फिर हम कहीं गए थे तो वो नहीं याद आ रहा कि कहाँ गए थे। तो वो सारी चीज़ें इससे शुरुआत हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों को एक स्पेसिफिक एरिया से भी शुरुआत हो सकता है, जो दिमाग के पिछले हिस्से से शुरू होगा। उसमें आदमी को दिक्कत होती है कि जैसे स्पेशियल डिसफंक्शन बोलते हैं उसको, स्पेशल विज़ुअल स्पेशल डिसफंक्शन, मतलब ये कप मेरे से कितनी दूरी पर है मुझे पता है,
और ये कभी हम सोचते नहीं कि हमें कैसे पता है कि ये कब कितनी दूरी पर है। तो अगर मुझे उसे पकड़ना है तो मेरा हाथ भी उस जगह पे बिल्कुल ठीक सटीक जाता है। ये भी दिमाग का एक कैलकुलेशन है जो हर पल दिमाग एक कर रहा है। लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर फेल होगा तो फिर वो शुरू होगा उससे। इसी तरह किसी को याद रखने का भी एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ठीक है ना? स्पेसिफिकली फेस को दिक्कत शुरू हो सकती है फेस को पहचानने में, उसको प्रोस्पोगेनेसिया बोलते हैं, जिसमें आदमी फेस को नहीं पहचानता है, किसी के स्पेसिफिक फेस को भूल ले सकता है इनिशियल पार्ट में ही। उस तरह के डिमेंशियास कम है बहुत। यूजुअल पैथोलॉजी अल्जाइमर्स ही होती है और उसमें आदमी शुरू में ही फेसेस को भूल सकता है। लेकिन साधारणतः जो मेमोरी से जो ऑनसेट हुआ है, जिसका शुरुआत मेमोरी से हुई है, उसको फेस को भूलने तक जाने में लास्ट तक समय लगता है। लास्ट मतलब कि यूजुअली मे बी अराउंड 5 to 8 years साधारणतः इसमें कई चीज़ें बदल भी सकती हैं। कई बार डिमेंशिया बहुत फास्ट हो सकते हैं। 2 years के अंदर पेशेंट पूरे डिटीरियोरेट हो जाते हैं, बेड हो जाते हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डिमेंशिया के साथ ये है कि जो हमें समझना है कि पेशेंट्स को इमोशन समझ में आते हैं। किसी भी आदमी के लिए मेमोरी में सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी इमोशनल मेमोरी है। लास्ट में भी अगर किसी को जैसे आप उस पर गुस्सा हो जाए तो समझ में आता है कि हम गुस्सा हैं, और अगर आप उसे प्यार कर रहे हो तो ये भी समझ में आता है कि प्यार है। तो इमोशनल मेमोरी लास्ट तक रहती है और ये अल्जाइमर्स के लिए भी है। सो इसलिए केयर गिविंग का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अल्जाइमर्स में। आपके एक्सपीरियंस में डायग्नोसिस के दौरान कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे इन दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, डिमेंशिया और अल्जाइमर्स, डिमेंशिया और अल्जाइमर्स को? जैसे मैंने कहा कि दोनों एक ही चीज़ है। डिमेंशिया कई और कारणों से भी हो सकता है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो एक अल्जाइमर्स तो सभी लोग जानते हैं, जिसको हम लोग, जैसे मैंने कहा, जैसे बुखार कई कारणों से हो सकता है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, और भी ढेर सारे इन्फेक्शन हो जाए, कहीं का यूरिन का इन्फेक्शन है, चेस्ट का इन्फेक्शन है, वो काफ़ी ढेर सारे कारण। उसी तरह डिमेंशिया को देखते हैं। डिमेंशिया हो सकता है अल्जाइमर्स के कारण की वजह से, जैसे मैंने कहा एबनॉर्मल प्रोटीन अलग है जो है, उसमें एमोलाइड जमा होता है। उसी तरह फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया हो सकता है। ये अलग तरह का डिमेंशिया है जिसके अंदर जो है एबनॉर्मल प्रोटीन जमा होता है। वो टाउ प्रोटीन है, लेकिन ब्रेन के अलग एरियाज में जमा होता है, जो बेसिकली हमारे सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और हमारे लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं। तो इससे शुरुआत हो सकती है। दूसरा डिमेंशिया है, जैसे वस्कुलर डिमेंशिया है। वस्कुलर डिमेंशिया में आदमी को स्ट्रोक हो सकते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक बड़ा स्ट्रोक हुआ, जिसको सब लोग जानते हैं, मतलब साधारणतः एक बड़ा स्ट्रोक हुआ, उसके बाद आदमी रिकवर करता है, लेकिन भूलना, कई बार चीज़ें नहीं याद रहती हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं याद रह रही हैं अब हमें, तो उसको वस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे एसिम्प्टोमेटिक स्ट्रोक्स हो रहे हों। एसिम्प्टोमेटिक मतलब सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करते हैं यूजुअली, तो उससे भी डिमेंशिया हो सकता है। तो वस्कुलर डिमेंशिया है। इसी तरह पार्किंसंस डिजीज की वजह से डिमेंशिया हो सकता है, जो एक अलग एंटिटी है। पार्किंसंस डिजीज अलग है, जिसमें आदमी को चलने फिरने में इनिशियली दिक्कत होती है, फिर कुछ सालों बाद पता चलता है कि भूलने में भी दिक्कत हो रही है, तो उसको पार्किंसंस डिजीज डिमेंशिया बोलते हैं। इसी तरह उससे रिलेटेड एक डिमेंशिया है जिसको डिमेंशिया ऑफ लीव बॉडी डिजीज बोलते हैं, जिसमें आदमी भूलता भी है और चलने में भी दिक्कत होती है। तो डिमेंशिया ऑफ लीवर, इसको डीएलबीडी बोलते हैं। तो डिमेंशिया कई कारणों से हो सकता है। तो हमारा बेसिक काम है पहले इनिशियल ये पता करना कि पेशेंट को डिमेंशिया है कि नहीं, भूलने की बीमारी या फिर किसी और कॉग्निटिव फंक्शन में। साधारणतः कुछ स्पेसिफिक डोमेन लेते हैं हम, जिसको मेमोरी बोलते हैं, जैसे भूलना, जिसको बारे में सब जानते हैं। दूसरा लैंग्वेज है, जैसे बोलना, हम बात कर रहे हैं, दूसरे की बात समझना और दूसरे को बात को बोलना, ये दोनों डोमेन बहुत स्पेसिफिक है। लैंग्वेज प्रैक्टिस है, किसी भी चीज़ को काम करने की क्षमता, चाहे वो मोबाइल से काम करने की क्षमता हो या फिर खाना बनाने की क्षमता हो, प्रैक्टिस बोलते हैं उसको। स्पेशियल डिस्फंक्शन, जिसके बारे में मैंने बताया कि जो है वो बहुत काम आता है, जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर कहीं दौड़ने के जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम जैसे सब चीज़ ठीक है, लेकिन जाते जाते अचानक टकरा जाते हैं, तो वो स्पेशल डिस्फंक्शन, तो विजुअल स्पेशल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्रेन का, उसको एक्सिक्यूटिव फंक्शन बोलते हैं। जैसे प्लानिंग, जजमेंट, हम प्लान करते हैं, आज सुबह मैं घर से निकलूंगा तो क्या क्या करना है, मुझे स्टूडियो आना है, एक काम करना है कि मुझे पेशेंट देखना है, फिर स्टूडियो आना होगा, तो आई प्लान कि हाँ इतने 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 टाइम में मुझे ये सब सारे काम खत्म करने हैं। प्लानिंग है, जजमेंट है उसके हिसाब से। फिर दूसरी चीज़ है कि उसको हमने जो प्लान किया है, जो जज किया है, उसके बाद फिर अगर मेरा कुछ टाइम, इस वजह से ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर मुझे किसी काम को कम करना है कि नहीं, ये सारे डिसीजंस ब्रेन अपने आप में, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इन डोमेन्स को हम बहुत स्पेसिफिकली देखते हैं, जो हमें डिमेंशिया की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा डिमेंशिया है, क्योंकि अब चेंजिंग सिनेरियो है, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो मेडिसिन्स आना शुरू हो गई हैं, तो डेफिनेटली वी शुड डिसाइड, मतलब पता करना जरूरी है। सर, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को डिमेंशिया हुआ है, सपोज करिए किसी के पेरेंट्स को डिमेंशिया हुआ है, तो क्या उनके बच्चों में इसकी संभावनाएं और बढ़ जाती हैं?
हाँ, ये डेफ़िनेट है। देखिए फैमिली हिस्ट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है, ठीक है ना? और कुछ डिमेंशियाज़ के लिए तो बहुत स्पेसिफिकली जैसे मैंने कहा कि अल्जाइमर्स डिज़ीज़ है, अल्जाइमर्स डिज़ीज़ में यूजुअली जो फैमिली हिस्ट्री रहती है वो अराउंड 40% तक है, 40 और बाकी जो बच जाते हैं 50-60% वो उसको हम स्पोरेडिक डिमेंशियाज़ बोलते हैं, मतलब किसी और चेंजेस की वजह से उनको हो रहे हैं। तो दूसरा है कि फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया उसमें ज़्यादा रेट होता है, यानी 60-70% लोगों को जो है जेनेटिक वेरिएशंस हो सकते हैं। ये सेम और डिमेंशियाज़ के लिए इसीलिए था। वास्कुलर डिमेंशिया हम जानते हैं कि जिन लोगों के घर में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इसके रिस्क फैक्टर हैं, उनके लिए वास्कुलर डिमेंशिया का रिस्क है। आजकल सोशल मीडिया में ब्रेन बूस्टिंग सप्लीमेंट्स के क्लेम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, काफ़ी वायरल हो रहे हैं इनके वीडियोज़। हुँ, तो आपके हिसाब से क्या इसकी कोई साइंटिफिक बेस हो सकती है? देखिए ब्रेन बूस्टिंग जितनी भी चीज़ें हैं आइडियली मोस्ट ऑफ देम आर हर्बल्स, ठीक है ना? अगर हम देखें तो बेसिक प्रोडक्ट्स जो जो इसके लिए बहुत ज़्यादा बूस्टिंग की गई है, वो कुछ इंडियन हर्ब्स हैं जैसे अश्वगंधा और ये सारी चीज़ें, और कुछ चाइनीज़ हर्ब्स हैं जैसे जिंको बिलोबा। सारी चीज़ों को ट्रायल्स में देखा गया है। सारी चीज़ों को तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ को ज़रूर से देखा गया है। जैसे जिंको बिलोबा को ये देखा गया है कि जिसको एक टर्म बोलते हैं मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, एमसीआई, मतलब पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे दिक्कत है, मैं भूल जा रहा हूँ, लेकिन मैं काम सारे करता हूँ अपना, चाहे मुझे बैंक जाना है, चाहे ऑफिस जाना है, सब चीज़, लेकिन मैं बीच-बीच में भूल जाता हूँ। तो उनको काम में कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन वो थोड़ा परेशान है वो। उनकी टेस्टिंग भी करते हैं तो बहुत कम न्यूरोसाइकोलॉजिकल इवोल्यूशन में बहुत कम दिक्कतें पता चलती हैं जो मेमोरी। इन लोगों को मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बोलते हैं, लेकिन इनका जो कन्वर्जन रेट है डिमेंशिया में, वो ज़्यादा है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से 35 टू 40% लोग कन्वर्ट हो जाएँगे डिमेंशिया में। कुछ लोगों को ओल्ड एज की वजह से भी हो सकता है। तो जैसे जिंको बाइलोबा के साथ ये देखा गया है कि ये एमसीआई को डिमेंशिया में कन्वर्ट करने में थोड़ा डिले कर सकता है प्रोसेस को। तो कुछ का वो है, लेकिन अधिकतर जो और चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे अश्वगंधा का हमें अभी तक बहुत क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ की जा रही हैं, उनके ट्रायल्स चल रहे हैं। जब तक उनके रिजल्ट्स नहीं हैं तब तक हमें किसी भी चीज़ पे भरोसा करना, आँख बंद करके भरोसा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी चीज़ गलत है कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जिंको बाइलोबा इटसेल्फ, इसके बहुत ढेर सारे इंटरैक्शंस हैं दूसरे मेडिसिन्स के साथ। पहली चीज़ तो ये, इसका खुद अपर जीआई में बहुत सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट होता है जिससे पेशेंट को एसिडिटी, डिस्पेप्सिया। तो किसी भी चीज़ को बिना डॉक्टर से पूछे लेना उचित नहीं होगा। अग्रीड। डॉक्टर, अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ डिमेंशिया क्या होती हैं, जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर जाते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट अर्ली वार्निंग साइंस, कम्युनिटी में इस मैसेज को जाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अर्ली वार्निंग साइंस को पहचानना ज़रूरी है। कारण इसलिए है क्योंकि अभी जितनी भी मेडिसिन्स आने वाली हैं या फिर आ गई हैं, ये सारी ट्रीटमेंट, जितनी भी मेडिसिन दवाएँ दी जा रही हैं, ये सारी जो है अर्ली फॉर्म्स ऑफ डिमेंशिया के लिए हैं। जो भी डिमेंशिया प्रोग्रेस कर जाता है, जैसे मॉडरेट या सीवियर डिमेंशिया, उसमें इनका इफ़ेक्ट बहुत ही कम है या इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो अर्ली फॉर्म्स जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना। अगर कोई भी ओल्ड एज के लोग या फिर यंग एज के लोग भी हैं जो साधारणतः बहुत ही अच्छा काम करते थे, लेकिन अब उनको काम करने में दिक्कत हो रही है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, सबसे कॉमन कारण मेमोरी ही होगा। सबसे कॉमन कारण जो हम देखते हैं मेमोरी में, अगर किसी को ये लगता है कि हाँ जो बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छे स्पीकर थे, और साधारण अब बोलने जाते हैं तो उनको जैसे नाम नहीं याद रहते हैं, बीच बीच में रुकना पड़ता है साधारणतः। जैसे और एक सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है, जैसे कि कहीं घूमने गए, एरोप्लेन से या ट्रेन से उतरे और वहाँ पर डिसोरिएंटेशन हो गया, वहाँ अचानक से स्टेशन से रास्ता नहीं पता चला कि किधर जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़, जबकि वो बहुत नॉर्मल थे, जब इसके पहले जब भी जाते थे बहुत नॉर्मली करते थे। ये इन सब चीज़ों को समझना। घर में लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से खाना बनाती थी, आज नमक भूल जाती हैं डालना, कभी नमक डाला तो ज़्यादा 2 बार डाल दिया। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर पहले 1-2 गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन अगर ये बार-बार रिपीटेशन में होने लगे, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना ज़रूरी है बहुत। जैसे एक बार पैसा दिया, दोबारा पैसा दे दिया किसी को, 3 बार पैसा दे रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना? और कुछ चीज़ें और भी कई-कई बार नॉन स्पेसिफिकली हो सकती हैं, जैसे कि किसी का बिहेवियर अचानक से चेंज होने लगे, स्पेसिफिकली ओल्ड एज में। बिहेवियर चेंज हो सकता है, पहले भी चेंज हो सकता है कि कम उम्र में भी हो सकता है, लेकिन अचानक से बिहेवियर चेंज हो जाए, पेशेंट साधारणतः जैसी बातें नहीं करते थे, या फिर जो बहुत ही लोग बहुत अपने आप में ऑफिस जाते थे, काम करते थे, वापस आते थे, अब ऑफिस जाते हैं तो वहाँ जाके 2-2 3-3 घंटे अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये सारी चीज़ें पे बिहेवियर अचानक से जिनको नहीं जानते थे उनको भी घर पे ले आते हैं।
मतलब ये भी एक तरह के बिहेवियरल चेंजेस है जो कई बार हो जाते हैं, मतलब मतलब इसको सोशल बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। मतलब आपका जो सोशल इमोशनल कंटेंट था वो चेंज हो रहा है। कई बार ये भी ऑनसेट है डिमेंशिया को, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे कई बार ध्यान देना जरूरी है। उस वक्त डॉक्टर से हेल्प लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मेमोरी लॉस काफ़ी कॉमन टर्म है। मतलब पार्लेंस में देखें तो हम लोग सबको कहीं न कहीं कभी-कभी लगता है कि हमें भी कोई चीज़ भूल गए हैं। हम्म। तो ऐसी कौन-सी मेमोरी चेंज या मेमोरी लॉस रीज़न हो सकता है डिमेंशिया के सिम्पटम्स के? हाँ, ये देखें, साधारणतः अभी का जो मेमोरी लॉस बहुत बहुत ज़्यादा कॉमनली हम देखते हैं, यूजली यंग एजेस में भी आप देखेंगे, मिडिल एज ग्रुप्स में आ रहा है। इनका बहुत बड़ा फैक्टर लेकिन स्ट्रेस है, क्योंकि ब्रेन एक अटेंशन एक बहुत छोटी सी जगह है जहाँ से हर चीज़ को अटेंटिव होना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तब वो मेमोरी में जाएगा, अपने आप को इंटीग्रेट होगा, फिर वो उसको जब रिकॉल करना है तो उसको रिकॉल की प्रोसेस चाहिए, लेकिन सब चीज़ के लिए अटेंशन चाहिए। अब हमारा अटेंशन इसमें इतना कम हो गया है कि उसमें प्रॉब्लम होती है हमें। मल्टीटास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, स्ट्रेस बहुत सीवियर कारण है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं या फिर ऑफिस में बहुत दबाव में है किसी भी कारण से, या फिर घर में भी दबाव है, तो आपको मेमोरीज के फेलियर्स बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे। तो इसलिए एक टर्म है जिसको सीरो डिमेंशिया बोलते हैं। सीरो डिमेंशिया जो साधारणतः डिप्रेशन में देखा जाता है या फिर बहुत सीवियरली एंग्शियस पर्सन से मिलता है, उनमें वो भी गलतियां कर रहे होते हैं मेमोरी की वजह से ही, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि वो बेसिकली किसी कारण से बहुत ज़्यादा दबाव में तनाव में है उसकी वजह से है। लेकिन अगर मेमोरी लॉस लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में है और ऐसी कोई चीज़ एसोसिएटेड नहीं है, तो फिर उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो कि सीरियसली खास करके जो एपिसोडिक मेमोरी लॉस है, मतलब जो पास की मेमोरीज हैं वो जल्दी जाती हैं। जो पास की मेमोरीज होंगी, जैसे कि आज सुबह हमने खाया, नाश्ता खाया, फिर उसका 2 घंटे बाद मुझे लगा कि मैं तो मैंने नाश्ता ही नहीं किया, फिर मुझे नाश्ता दो। तो फिर वो जो पास की मेमोरीज है वो इम्पोर्टेंट है। या फिर मैंने कोई आया था, मैंने उसको पैसा दिया, फिर मैंने उसको 2 घंटे बाद मैं बोला उसको तो पैसा नहीं दिया मैंने, मुझे दोबारा कॉल करो अब उसे कि मुझे उसे पैसा देना है। तो ये चीज़ें जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या ये बहुत सिंपल जो पास की मेमोरीज है वो पहले जाएंगी, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना। डॉक्टर साहब, अगर फैमिली मेंबर्स में देखा गया है कि कभी किसी की अगर सपोज़ कीजिए मूड स्विंग हो रही है या कन्फ्यूज़न हो रही है या पर्सनैलिटी में चेंजेज़ आ रही हम्म। है, तो कब डॉक्टर के पास में जाना चाहिए और उनसे राय लेनी चाहिए? एक चीज़ तो बहुत डेफ़िनेट है, अगर किसी कारण से आदमी खुद बहुत परेशान है या फिर उसको परेशानी हो रही है या फिर फैमिली मेंबर को परेशानी हो रही है, तो ज़रूर से जाना है, ज़रूर से दिखाना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वो रेड फ्लैग है एक तरह का। अगर खुद को भी परेशानी हो रही है, जिसको है उसे परेशानी हो रही है, क्योंकि वो खुद बोलता है कि मुझे गुस्सा आ गया, मुझे नहीं करना था, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, वो तो यानी खुद भी वो उससे परेशान है। और फैमिली मेंबर तो परेशान हो ही रहे हैं, क्योंकि उसने जिसके साथ किया वो तो परेशान है ही। तो फिर वो उस चीज़ पे जो है डेफ़िनेटली एक बार हेल्प लेने के लिए, अगर ये बार-बार होने लगे ख़ास करके, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इम्पल्स हो सकता है किसी का, लेकिन इम्पल्स अगर ज़्यादा होने लगे तो फिर बहुत उस पे ध्यान, अगर किसी का पर्सनैलिटी चेंज है तो उस पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनैलिटी चेंजेस इनिशियल यूजुअली इन द लेट एजेस बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकते हैं। तो उस पे जल्दी, अगर लेट एज में स्पेसिफिकली हो जाएगा, अगर 60s के आस-पास हो रहा है, 55 एंड 60s, इंडिया में थोड़ा पहले होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ स्पैन भी कम है, और जो डिजेनरेशन है वो भी थोड़ा हमारा अर्ली होता है वेस्टर्न वर्ल्ड से, जबकि उनकी लाइफ स्पैन जैसे हमारे यहाँ 74 है तो उनके यहाँ 84 है, जैसे जापान हुआ, और इसमें यूएस में भी लगभग यही हाल है। तो थोड़ा सा हमें जल्दी ध्यान देना पड़ता है अपने को। डॉक्टर साहब, मेरे घर के पास में एक पड़ोसी है, हमारे एल्डरली नेबर है हमारे, तो मेरी पहले उनसे काफ़ी बातचीत हुआ करती थी। लास्ट कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि वो आजकल हमें पहचानते ही नहीं है, मेरे से मिलते हैं तो उनको मेरे को पहचानने में दिक्कत हो रही है। तो आई थॉट समथिंग कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। तो उनकी एक बेटी भी है। मेरी उनसे बात हुई अचानक जब मिले, तो हम बोले कि शायद कोई बात है क्या? तो उन्होंने बताया कि नहीं, पापा को भी अभी आजकल प्रॉब्लम होने लग गया। वो अपनी बेटी को भी आजकल पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हम्म। क्या ये सिम्पटम्स डिमेंशिया के हैं? नहीं, ये तो डेफिनेट है, मतलब देखें, जिसमें अगर आदमी किसी को नहीं पहचाने, मतलब देखें किसी को नहीं पहचाने ओल्ड एज में, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार उनको देखना कि वो किस कारण से ऐसा हो रहा है, स्पेसिफिकली ओल्ड एज में, क्योंकि देखिए ओल्ड एज में इसकी डायग्नोसिस कम हो जाती है। 2 ही पार्ट हो सकते हैं इसके, या तो पेशेंट डिमेंशिया डेवलप कर चुका है जिसकी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम है, तब फिर जो है भूलने के लगा है, मतलब लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही है। कई बार और भी कुछ कारण हो सकते हैं जो साइकियाट्रिक भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली ओल्ड एज में साइकियाट्रिक चीज़ें कम हो जाती हैं, क्योंकि ब्रेन का रेजिलियंस ओल्ड एज तक काफ़ी अच्छा होता है। तो
तो जो है हमें डिमेंशिया पे तो ज़रूर उसको जैसे उनको ज़रूर से सजेशन लेना चाहिए, स्पेशली कॉग्निटिव न्यूरोलॉजिस्ट से कि ऐसा किस कारण से हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, डिमेंशिया का क्या कंप्लीट ट्रीटमेंट या कंप्लीट रिवर्सल पॉसिबल है, या फिर खाली स्लो डाउन किया जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक, क्योंकि ये चीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी है, कम्युनिटी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। डिमेंशिया का कोई कंप्लीट क्योर नहीं है। अभी तक साइंटिफिक वर्ल्ड का जितना भी डेवलपमेंट है, कंप्लीट क्योर नहीं है। जो ट्रीटमेंट है वो सारे ट्रीटमेंट अभी होल प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए है। मतलब प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, जैसे जो चीज़ 1 साल के अंदर होनी है शायद वो 2-3 साल में हो, इसके लिए। कुछ रिसेंट एडवांसेस हुए हैं, जो कि यूएस में अभी मेडिसिन्स हैं, इंडिया में उसका सेटअप चल रहा है। इस साल के अंत में हम लोग आ ही गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के इनिशियल में ही मेडिसिन्स इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं। लेकिन जो उनका भी सक्सेस रेट है कि वो प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। यूजुअली स्लोइंग रेट अराउंड 35 टू 40% तक है। ये भी नहीं कि 50% से ऊपर, जैसे हम कहें कि बहुत अच्छा है तो 5 साल की जगह हमें 10 साल मिलेंगे। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेफिनेटली वो इम्प्रूव करते हैं। आने वाले 3-4-5 साल के लिए काफ़ी अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। तो ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका, क्योंकि अगर हम उसको ठीक से यूज़ करें सारे मॉडलिटीज़ को, तो आने वाले जीवन को हम लगभग 8-10 साल, हमारा मेन उद्देश्य होता है कि पेशेंट को अपने फंक्शनल लेवल पे रखना। फंक्शनल लेवल मतलब अपना सारा काम जो वो खुद से कर रहे हैं, वो अपना खुद से कर सकें। वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। हमें जो है वहाँ तक उस फंक्शनल लेवल को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जितनी भी मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, वो उसी पे ध्यान देती हैं अभी तक। और इसीलिए डिमेंशिया में केयर गिविंग का बहुत बड़ा रोल है। केयर गिवर्स, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज बदलती हुई सोसाइटी, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो पहले ही बदला हुआ सोसाइटी है, हमारे यहाँ बदलती हुई सोसाइटी है, जहाँ पर अब लोग जॉइंट फैमिलीज में नहीं रहते हैं। अब धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ा है, लोग शहरों में रहने लगे हैं, छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। लड़के बड़े होते हैं, बाहर चले जाते हैं और फिर पेरेंट्स बच जाते हैं, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब केयर गिविंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मतलब चैलेंज, ग्रेजुअली ये चैलेंज होने वाला है। प्रॉब्लम तो इंडिया के लिए भी ज़्यादा है अभी के लिए, चूँकि अभी थोड़ा इंडिया की यंगर पॉपुलेशन है, तो अभी फिर भी हम थोड़ा ठीक जगह पे हैं। बट बाय आने वाले 15-20 साल, 25 ईयर्स में हमारी ओल्डर पॉपुलेशंस हमारे पास ज़्यादा होगी, तो वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी जब तक। और बट होपफुली हम काफ़ी उम्मीद में हैं, क्योंकि साइंटिफिक वर्ल्ड का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है। आने वाले अभी तक तो बहुत ऐसा लग रहा था कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, स्पेशली जो नई मेडिसिन्स हैं उसके साथ। सर, ये देखा गया कि आज की डेट में इंडिया में डिमेंशिया की बारे में लोग बहुत बातें नहीं करते हैं, या उनकी अवेयरनेस भी नहीं होती। जबकि फॉरेन कंट्रीज में आप बात करोगे तो पीपल आर वेल अवेयर अबाउट इट, और उसके बारे में काफ़ी बातें भी करते हैं लोग, तो उसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, इसका बहुत बड़ा फैक्टर हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है। ये बहुत बड़ा फैक्टर हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है। जैसे अभी अगर हम देखें तो हमारे जो फैमिलीज़ हैं, हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं। और जॉइंट फैमिलीज़ में रहने की वजह से क्या होता है कि अगर हमारे दादाजी थोड़ा भूल जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है, थोड़ा उम्र हो रही है जिससे भूल जा रहा है। ये सबसे कॉमन चीज़ है, कॉमन सेंटेंस आप सुनेंगे कि हाँ, उम्र हो हुँ, रही है इसलिए भूल जा भूल रहा है। तो ये जो उम्र हो रही है और भूल जा रहे हैं, इसने जो है ट्रीटमेंट गैप जी, को बढ़ाया है। क्योंकि इसके बाद जब उम्र के साथ लोग भूलने लगते हैं, तो जब तक ये बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है, तब फिर उस वक़्त के लिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत कम जब डिमेंशिया अपने मॉडरेट और सीवियर फॉर्म में रहेगा, तो उस वक़्त ट्रीटमेंट कठिन होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जिसको हम लोग अभी इंडियन सोसाइटी में अभी तक हम लोग नॉर्मल के हिसाब से लेते हैं कि हाँ, हमारे जो है बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भूल सकते हैं, मतलब वो जो है नॉर्मल है एजिंग के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली वो बीमारी भी हो सकती है। इसका कॉन्सेप्ट अभी तक कम्युनिटी में उतनी अच्छे से नहीं गया है। शायद यही कारण है कि लोग बहुत अर्ली डिमेंशियाज, या फिर जिसको मैंने कहा एक टर्म मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो होता है, वो अभी तक उतना अच्छा कम्युनिटी के अंदर नहीं गया है, तो वो लोग अभी तक ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक तरह से कहूँगा कि जो नई जनरेशन आ रही है, वो उसने काफ़ी अच्छा डिमेंशिया को समझा है, और उन्होंने बहुत इनिशियल स्टेजेस में ही अपने पेरेंट्स को बहुत ध्यान दे करके ले आने की शुरुआत कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न वर्ल्ड में चूँकि लोग अधिकतर न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, एट द लास्ट
बच्चे उनके पास नहीं होते हैं, तो इसके कारण उनको खुद ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली वो अगर थोड़ा भी भूलते हैं तो दे आर वेल अवेयर कि मैं भूल रहा हूँ, शायद मुझे डिमेंशिया डेवलप हो रहा है, एंड दे नो दैट कि लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में उन्हें देखने के लिए कोई नहीं होगा, तो दे बिकम वेरी मच अवेयर और तुरंत चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे और उसमें, शायद कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से ये डिफरेंस हो, लेकिन धीरे धीरे साइंस का जैसे जैसे वो हुआ है और जैसे जैसे ट्रीटमेंट में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रिसर्च के हिसाब से जितना ट्रीटमेंट वो हुआ है और नए बायोमार्कर्स आ गए। अभी तक ये था कि पहले डिमेंशिया ही टर्म था, उसके बाद डिमेंशिया डिवाइड हुआ लगभग 1906 में, जब अल्जाइमर्स डिजीज पता चली, उसके बाद जो है ग्रेजुअली इसका डिवीजन हुआ, फिर वास्कुलर डिमेंशिया, फ्रंट टेम्पोरल डिमेंशिया, सारे टर्म्स आए। तो अब धीरे धीरे उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी उसी लाइन में चल रहा है। एंड जैसे ही ट्रीटमेंट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मुझे लगता है कि लोग इसके लिए और ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए प्रोन होंगे। सर, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन जैसे डाइट, एक्सरसाइज या स्ट्रेस कंट्रोल, इनमें से सबसे ज़्यादा किस चीज़ों का इम्पैक्ट रहा है? हाँ, इस चीज़ को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखें, डिमेंशिया यूजली लोग सोचते हैं कि होगा ओल्ड एज पे, लेकिन कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है कि इससे जो बचाव है वो शुरू हो जाता है माँ के पेट से। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सब जेनेटिक फैक्टर जो है उसको अगर हम देखें, अभी कुछ ही दिनों पहले लैंसेट में एक आर्टिकल आया है 2024 में, उन्होंने बहुत क्लियर लिखा कि 60% ऑफ चीज़ें जेनेटिक्स की है। तो वो जेनेटिक्स की जो 60% चीज़ें हम उसको नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो जीन्स हमारे पेरेंट्स में थे और अब हमारे पास है। लेकिन उसके बाद कि जैसे ही हम माँ के उम्र में होते हैं, उसमें जो है हमें अगर मदर अच्छा खाना खाए, अ, अच्छा सारी चीज़ों को अच्छे से, हेल्दी लाइफ एंड रेगुलर एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बाद है इम्पोर्टेंट चीज डिलीवरी। डिलीवरी में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी तो इनिशियल इंजरीज हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स हैं वो लाइफ में सिर्फ एक बार बनेंगे और एक बार ही बनेंगे, और उसके बाद वो कभी नहीं बनने वाले हैं। वो बनेंगे सिर्फ जब आप मदर के उम्र में हो और जब आपका जन्म हो गया उसके बाद 1 साल तक। किसी भी पॉइंट पे अगर एक बार डैमेज हो गया तो वो न्यूरॉन आपको फिर जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मदर का उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मदर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चे का ठीक से ध्यान रखना। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी गवर्नमेंट ने बहुत ज़रूरी कराई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई बच्चों के लिए बहुत उसी तरह सेरेब्रल पैल्सी और ये डेवलप हो रहे थे। तो अब वहाँ से हम निकल के आ रहे हैं ग्रेजुअली, उस पार्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हुआ है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से। तो उस समय कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए बच्चों को। उसके बाद की लाइफ है उसका ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो है इनिशियल पार्ट में, जब बच्चा बड़ा होता है, आज के समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल हुई है, लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले हो रहा है, बच्चों का ऑटिज्म डेवलप हो रहा है। वो बेसिकली ग्रोथ का, क्योंकि ब्रेन के नर्व से जब ग्रो कर रहे थे उसी वक्त उनको चेंजेस हो गए, क्योंकि वो फिर लाइफ लॉन्ग रहेगा। ऐसा नहीं सोचे कि फिर वहीं खत्म हो गई कहानी, फिर वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगा आपके साथ। वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके बाद शुरू होता है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। प्रोटेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। इनिशियल पार्ट में अगर आपने अच्छा एजुकेशन लिया है और आपकी हायर एजुकेशन है, तो ये आपके न्यूरॉन्स को उसने एक रेजिलियंस दिया है। मतलब एक तरह के आपको जो उसके सिनेप्सेस है, मतलब नर्व्स अपने आप में एक दूसरे से कनेक्शंस जोड़ते हैं और वो आपको फंक्शनल लेवल को बनाते हैं। और आपने जितनी अच्छी एजुकेशन अटेंड करी है वो आपके ब्रेन को उतना अच्छा प्रोटेक्शन देगा लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में। इसके बाद शुरू होता है, ये शुरू हुआ इनिशियल पार्ट का, ये जब मदर और उसके बाद बच्चे के साथ ये हुआ। उसके बाद हम आते हैं मिड लाइफ में। मिड लाइफ में जैसे ही आते हैं, अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम 20 से 30 के बीच में हेड इंजरी की है। हेड इंजरी हो जाता है तो ये चीज़, जैसे मैंने पहले कहा, एक बार न्यूरॉन नुकसान हुआ वो वापस नहीं आएगा। तो फिर हेड इंजरी हुई, जो कुछ चीज़ का नुकसान हो गया वो वापस नहीं आना है, वो लेटर लाइफ ओल्ड एज में भी रहेगा। हेड इंजरी को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मिड लाइफ में अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबिसिटी। हम क्या करते हैं, 35 आदमी 40 टू 45 ईयर्स तक सिर्फ अपने लाइफ को बनाने में लग जाता है। अगर हम बहुत सही से देखें तो 45 ईयर्स तक हम सिर्फ इस चीज़ में सोचते हैं कि मुझे कैसे पैसा मिल जाएगा, मेरा फैमिली कैसे बन जाएगी, मुझे मेरा एक घर हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो। इस चीज़ में हम डेवलप करते हैं ओबिसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। इसकी बेस यहाँ से शुरुआत हो जाती है।
फिर हम उसको कैरी करते हैं लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ, डिसलिपिडीमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हाई हो जाते हैं। ये हुए मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं इसको। ये फिर यहाँ से शुरू हुआ, फिर लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में आते हैं। धीरे धीरे करके हमारे पास हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, ओल्डर एज में हम कानों से कम सुनते हैं और आंखों से थोड़ा कम देखना हो जाता है। तो वो चीज़ें जो है प्रॉब्लम करती है लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में। ये बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। इसमें जो है, जो डाइट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो बचपन से लेके बड़े तक है। इसको ये नहीं करना चाहिए कि हाँ लेट पार्ट ऑफ द अब मैं जो है, जैसे हमारे टीचर थे वो बोलते थे कि 80 के बाद किसी को तुम डाइट करवा के क्या करोगे, उसको तो जो खाना चाहिए वो दे दो, क्योंकि दैट इज द टाइम, क्योंकि उसके बाद कितना समय बचा है। लेकिन बचपन से आपको लेट पार्ट ऑफ द लाइफ डाइट का इंपॉर्टेंस हर जगह है। एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। अपने आप को ध्यान रखना, ओबेसिटी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। जैसे ही मिड लाइफ में हम फिजिकल एक्टिविटी सबसे पहले बंद करते हैं। हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, कोई फिजिकल जी। एक्टिविटी नहीं करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही हम फिजिकल एक्टिविटी बंद करेंगे, बॉडी के अंदर ओबेसिटी डेवलप होगा, ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाएगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट, ओल्डर एज में भी आपको एक्टिव रहना है फिजिकली। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, हमेशा बच्चों की तरह सोचें तो दिमाग ठीक रहेगा। वो सबसे ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी है इंडियन एस्पेक्ट्स में। तो फिजिकल एक्सरसाइजेस और जितना हेल्दी डाइट एंड बैलेंस डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो हमें बचपन से चलना है, क्योंकि पहले हम उतनी चीज़ नहीं समझते, अब समझते हैं, तो हमें शुरू से देखना है सारी चीज़ों को। हमने ओल्ड एज में बहुत बार सुना है कि लोग सिनाइल हो जाते हैं। तो सर क्या सिनाइलिटी और डिमेंशिया में कोई फ़र्क है? हाँ, ये डेफ़िनिट सा फ़र्क है, डेफ़िनिट फ़र्क है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। देखें, सेनिलिटी, जैसे हम कहते हैं कि बॉडी धीरे धीरे डिजेनरेशन होगा। बॉडी जैसे बचपन में बनती है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आदमी बड़ा होता है, यंग एज में एकदम बॉडी हेल्दी होती है। फिर उसके बाद 50-60 के बाद नॉर्मल डिजेनरेशन स्टार्ट होता है। ब्रेन का डिजेनरेशन थोड़ा पहले ही से स्टार्ट हो जाता है। 40-45 ईयर्स के बाद ही ब्रेन यूजुअली श्रिंक करना, जिसको हम कहते हैं, श्रिंक करना शुरू कर देता है, या डिजेनरेशन स्टार्ट होता है, न्यूरॉन्स का खुद का लॉस होता है। तो वो नॉर्मल प्रोसेस है, वो बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है। आज हम कैटरैक्ट जैसे डेवलप होता है, तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में कैटरैक्ट डेवलप होना है, हियरिंग थोड़ा सा कम हो जाएगी, वो भी नॉर्मल मानते हैं। तो वो उस तरह से जो सेनिलिटी भी है, ब्रेन के हिसाब से अगर देखें, तो वो वैसे ही प्रोसेस है। आदमी उम्र के साथ थोड़ा भूल सकता है, क्योंकि वो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसको काम करने की क्षमता उतनी कम नहीं होती है, क्योंकि आदमी का एक, जैसे मैंने कहा, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है। अगर आदमी भूलता भी है, तो उसके आसपास की सारी चीज़ों को याद रखता है, कैसे मुझे मैनेज करना है। आज अगर मैं भूल रहा हूँ, तो मैंने अपनी डायरी मेंटेन किया, 10 चीज़ को मैं लिख के रखूंगा उसमें। एंड ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। अगर ये वैसे ही मेंटेन रहता है इन द लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में, उतना ही हमारा रह गया, तो हम उसको कुछ नहीं। जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का। मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जैसे मैंने कहा, उसमें से 35-40% लोग डिमेंशिया में जाएंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द लोग उसी में रहेंगे। वो नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। लोग 80-90 ईयर्स के लोग भी आजकल अच्छा काम करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लें, या फिर हमारी चीफ मिनिस्टर जो भी है, सारे सारे ओल्ड एज वो लोग तो हैं। 25 साल से भी अच्छे काम कर रहे हैं सर। वही कह रहे हैं। तो ये चीज गलत है कि सेनिलिटी डिमेंशिया दोनों एक ही हैं। सिनाइल एक अलग प्रोसेस है, बॉडी डिजेनरेट कर सकती है, वो नॉर्मल प्रोसेस है। और डिमेंशिया एक अलग पैथोलॉजिकल इलनेस है। इन दोनों में डिफरेंस है। क्या सच में हम डिमेंशिया के रिस्क कम कर सकते हैं एज़ एन इंडिविजुअल? और अगर है तो ऐसी कौन-सी 5 चीज़ें आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे, जिसके द्वारा डिमेंशिया के रिस्क को कम किया जा सकता है? ठीक है। इसमें से मैंने जब रिस्क फैक्टर बताया है, तो उसमें काफ़ी कुछ बताया है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शुरू से ले लेते हैं। एक तो है फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज। आई टेल, फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जरूर करें, और हमेशा करते रहें। ऐसा नहीं है कि बचपन में करते थे तो फिर बड़े होकर नहीं करें। मिड लाइफ एक ऐसा फेज है जिसमें सब सारी डिजीज़ के रूट्स स्टार्ट होंगे, सारी डिजीज, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो। मिड लाइफ में ना हमने कभी टेस्टिंग की है, ना कभी कुछ किया है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि फिजिकल एक्सरसाइजेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल एक्सरसाइजेस ओल्डर एज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आप यंग होते हो, जब तक आप मिडिल एज में होते हो, तब तक आप काम कर रहे होते हो, तो ब्रेन वैसे भी एक्टिव रहता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कुछ लोगों की एक्टिविटी कम हो जाती है ब्रेन की, तो उसके हिसाब से उनको अपनी एक्टिविटीज़ वो करनी चाहिए।
कई लोगों को मैं पूछता हूँ कैसे, वो पूछते हैं कि कैसे हेल्दी रहना, तो मैं कहता हूँ कुछ नया सीख लें। नया सीख लें, कुछ भी नया सीख लें, ड्राइंग सीख लें नया, पेंटिंग नया सीख लें, कुछ म्यूज़िक कोई इंस्ट्रूमेंट नया सीख लें। तो आफ्टर द एज ऑफ 60-65 फ्री भी हो उस वक़्त, वो करो तो ब्रेन विल बिकम मोर एक्टिव। तो फिज़िकल एंड मेंटल एक्टिविटी, ये सबसे पहला पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ है कि जो रिस्क फैक्टर हमने एक्वायर कर लिए हैं, रिस्क फैक्टर्स है डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या फिर डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल हो, इन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। जैसे मैंने कहा, यूजुअली ये चीज़ें मिडिल लाइफ में स्टार्ट होंगी, तो आफ्टर द एज ऑफ 40 यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट चेकिंग योरसेल्फ, कि हाँ, हर साल एक बार ज़रूर चेक करें कि ऐसा कुछ डेवलप हो रहा है कि नहीं, उसको वहीं से कंट्रोल करना शुरू करें। और उसको अच्छा कंट्रोल करके रखेंगे तो यू कैन डिले द ऑनसेट ऑफ द डिमेंशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो डिमेंशिया के हिसाब से। बाकी कुछ चीज़ें जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल एक बहुत पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है, बहुत पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है। अगर हम न्यूरॉन्स को और अल्कोहल को छोड़ दें साथ में, तो न्यूरॉन्स विल डाई आउट, ठीक है ना? तो ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो इस पे जो है बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। तीसरा चौथा चीज़ है कि ओल्ड एज में अगर आपको थोड़ा भी संदेह होता है कि आप भूल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आपको भूलने का दिक्कत शुरू हो रही है, तो उसी एट द इनिशियल पॉइंट हेल्प लें। मे बी उस समय नहीं होता है, क्योंकि अब साइंस के डेवलपमेंट की वजह से मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के पहले भी एक वर्ड है जिसको सब्जेक्टिव कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर पेशेंट आके बोलते हैं कि हम भूल रहे हैं, लेकिन आप उनकी टेस्टिंग करो तो उनमें कोई भी भूलने की चीज़ नहीं होती है। उन लोगों को बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इन सब्जेक्टिव कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लोगों में से भी 30 से 40% लोग मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में कन्वर्ट होंगे, और फिर डिमेंशिया में। तो इस जो चेन है, इसको अगर हम इनिशियली डायग्नोज कर लें, तो हम सब्जेक्टिव कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वहीं पर डायग्नोज करने की मॉडलिटीज है। पहले नहीं थी, लेकिन अभी वहीं पर मॉडलिटीज को हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिफ्थ और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोगों ने फेस किया, वो है सोशल आइसोलेशन, ठीक है ना? सोशल आइसोलेशन एक तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप सोशली एक्टिव हैं तो आप हेल्दी हैं, और ये चीज़ हम लोग को सिखाई कोविड ने। अगर कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारा, जो हम सोशली आइसोलेट हो गए, डिमेंशिया रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया। कारण यही था, क्योंकि जैसे ही सोशली आइसोलेट होंगे, आपके इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं लोगों से। इंटरेक्शंस कम हो गए, आप घर पे अकेले रहते हैं, अब शुरू होता है एक्चुअल प्रॉब्लम। यहाँ से ब्रेन की एक्टिविटी कम हो गई, साथ में डेवलप होते हैं साइकेट्रिक इलनेसेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्योंकि आप जैसे ही अकेले हो गए ये सारी चीज़ें शुरू होंगी। तो सोशल आइसोलेशन एक बहुत बहुत बड़ा। मेजर प्रॉब्लम है। तो ये जो 5वां पॉइंट है सोशल आइसोलेशन, इसीलिए मैंने डाइट एंड एक्सरसाइज को नहीं बोला, क्योंकि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और जब कोलेस्ट्रॉल का वो होता है तो वो डाइट एंड एक्सरसाइज में कवर होता है ऑलमोस्ट। जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना जरूरी है, वो है फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, इनको कंट्रोल करके रखना। और इसी समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट जोड़ने की पॉइंट है वो है बैलेंस डाइट को मेंटेन करना, क्योंकि अगर हम इसको बैलेंस डाइट को मैनेज करेंगे तो ये तीनों चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आती हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर ओल्ड एज में लगता है कि सोशली आइसोलेटेड हो रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि एक्टिविटीज़ अपने सोशल लाइफ को मेंटेन करके रखें, वो बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है अल्कोहल एंड स्मोकिंग, किसी भी तरह का ये एक पॉइंट है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग कहा गया, और भी एडिक्शंस हो सकते हैं, किसी भी एडिक्शन से दूर रहें, क्योंकि ये अल्कोहल अपने आप में बहुत, दोनों ही अपने आप में, निकोटीन भी अपने आप में बहुत पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है, तो उसको अवॉइड करना जरूरी है। और फिफ्थ पॉइंट है, अगर किसी ओल्ड एज में लगता है कि आपको थोड़ा भी संदेह हो रहा है कि डिमेंशिया, या फिर आपको भूलने की दिक्कत हो रही है, या फिर काम करने की क्षमता कम हो रही है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मदद लें। वेरी इंसाइटफुल आपने पॉइंट्स बताया सर, और हम आशा करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स हमारे जो ऑडियंस हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा इन चीज़ों के बारे में जान करके। सर, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो कहती है कि स्पेसिफिक डाइट से 53% तक अल्जाइमर्स को कम किया जा सकता है। तो आपके हिसाब से इंडियन डाइट में ऐसी कौन सी ब्रेन फूड्स हैं आज के रेट में? देखिए, 53% तक कम करने वाली चीज़ें तो वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि ओवरऑल
किसी भी डाइट में अगर हम जाते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो इस हिसाब से 53% एक मुझे लगता है कि मार्क्ड कठिन चीज़ है, मुझे लगता है कि उस तरह से करना, क्योंकि ओवरऑल जितनी भी मॉडलिटीज़ यूज़ की जाती है उससे हम रिडक्शन सिर्फ 30 to 40% ही कर पाते हैं, इवन विथ मेडिसिन एंड एवरीथिंग, और भी चीज़ें जो जोड़ी जाती हैं, फिजिकल एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग। अब इंडियन डाइट की तरफ आते हैं। इंडियन डाइट इटसेल्फ इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव थिंग। मतलब प्रोटेक्टिव थिंग इसलिए कहा मैंने क्योंकि हम कई चीज़ें खुद खाते हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, स्पेसिफिकली जैसे टर्मरिक हुआ, टर्मरिक हल्दी जिसको कहते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ होता है घर में, और उसकी एंटी एमोलाइड प्रॉपर्टीज़ देखी गई हैं, मतलब अल्जाइमर्स को प्रिवेंट करने के लिए। वो कई रिसर्च में ये भी देखा गया कि अगर हल्दी या फिर टर्मरिक यूज़ की जाती है तो बहुत स्पेसिफिक एरियाज में ब्रेन में एमोलॉइड कम हो सकता है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है, तो डेफिनेटली उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से और भी कई चीज़ों पे हुए हैं, लेकिन हल्दी उसमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वो रहा है। सेकेंड थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अलोंग विथ नट्स। ठीक है ना, ये 3-4 चीज़ें जिस पर कि अगर ग्रीन वेजिटेबल्स हम लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट हमारे सारी चीज़ों के लिए, ब्रेन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स और डेफिनेटली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि विटामिन और ये बहुत ज़रूरी है ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, और ट्रेस एलिमेंट्स देते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स जो कि जिसको हम साधारणतः और जगह से लेना कठिन है, तो ट्रेस एलिमेंट्स जो मिलते हैं वो ब्रेन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में काफ़ी सहायता करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अ, कुछ चीज़ों पे ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है कि जैसे कि विटामिन बी 12 है, ये वेजिटेरियंस फूड में विटामिन बी 12 नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा है। और विटामिन बी 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि न्यूरॉन्स के रिपेयर्स को और न्यूरॉन्स के तैयार करने में ये बहुत मदद करता है। तो अगर विटामिन बी 12 खुद में कम हो जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर विटामिन बी 12 है, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड में शायद उतना नहीं फेस करते हैं क्योंकि वो लोग नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन इंडियन वर्ल्ड में, इंडियन सिनेरियो में हम इसको देखते हैं कि बी 12 कम हो जाता है, और उसकी वजह से कुछ लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, सिर्फ विटामिन बी 12 कम होने की वजह से। सिर्फ यही नहीं, इसकी कमी की वजह से कई और तरह की बीमारियां भी होती हैं, नर्व्स नर्व्स की बीमारियां, जैसे न्यूरोपैथी हुआ, चाहे स्पाइनल कॉर्ड की डिजीजेस हुई, ये सारे बी 12 की कमी की वजह से हो सकती हैं। तो बी 12 एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंडियन सिनारियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वेस्टर्न वर्ल्ड में उतना इंपॉर्टेंस नहीं हो। जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए सिर्फ एक ही तरह का सजेशन है कि एटलीस्ट दूध पीना जरूरी है, थोड़ा दूध तो पीते रहे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक बार अराउंड जब आप 50-40 क्रॉस कर रहे हो तो इनवली एटलीस्ट विटामिन बी 12 लेवल भी कराएं, क्योंकि वो जरूरी है सप्लीमेंटेशन के हिसाब से, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और जो इम्पोर्टेंट डाइट्स हैं वो जो है जैसे मैंने आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स और ये भी बताया था कि आलमंड्स हुए या फिर कैज़ू नट्स हुए, इनमें सारे में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है। कुछ ट्रायल्स में ये भी देखा गया कि कोकोनट ऑयल है, उससे भी हेल्प मिलता है। कोकोनट ऑयल वाला ये कुछ साल पहले ही एक ट्रायल हुआ था बैंगलोर से, जिसमें ये देखा गया था कि कोकोनट ऑयल से डिमेंशिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यूजुअली ये कुछ पेशेंट्स के लिए तो सही होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स के लिए बताना कठिन है कि कितना है, लेकिन फिर भी कोकोनट ऑयल इटसेल्फ इज बेसिकली इसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होती हैं जो ब्रेन के कई फंक्शंस को मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा हेल्पफुल हो सकते हैं। वो एक तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग, क्योंकि वो लोग उसी में कुकिंग करते हैं। और कुछ चीज़ें और है, जैसे कि जिन फिशेस से हमें ओमेगा 3 मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सी फिशेस हुए, जो कि वेस्ट बंगाल एक मतलब कोस्टल एरिया है, तो यहाँ फिशेस का बहुत वो है, ट्रेडिशनल फूड है यहाँ का। तो हमें यूजुअली ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें उसको यूज़ करना चाहिए, वो डेफिनेटली अच्छा काम करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि हाईली ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स जो होते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके अदर मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक। सर, डिमेंशिया ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट की जो फैमिली होती है, उनको आम तौर पे क्या-क्या सिचुएशंस को फेस करनी पड़ती है? देखिए, डिमेंशिया का जो ट्रीटमेंट है, एक तरह से मैक्सिमम पार्ट ट्रीटमेंट का किंतु फैमिली मेम्बर्स के लिए है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि अभी भी साइंटिफिक वर्ल्ड का डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ कि जो है फैमिली मेम्बर्स को ये कंफर्ट हो जाए कि हाँ मेडिसिन मिलेगी और पेशेंट अच्छे हो जी, जाएंगे। तो
इनफैक्ट विद द बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन्स एंड बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, वो जो है डिमेंशिया प्रोग्रेस करेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। देखिए इनिशियल स्टेजेस में शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं हो, इनिशियल शायद फैमिली मेम्बर्स के लिए भी थोड़ा इजी रहता है इनिशियल, क्योंकि केवल मेमोरी लॉस होता है तो वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जिनके पेरेंट्स घर पर अकेले रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीज़ें भूल जाएं कि उनको कहीं जैसे फाइनेंशियल कुछ पैसा दे के कि आज कोई आएगा या दूध वाला आएगा तो उसे पैसा देना है, वो सिंपल चीज़ थी, लेकिन उसमें उन्होंने पैसा नहीं दिया, कई कई दिनों से बोला जा रहा है नहीं दे पा रहे हैं, या फिर दूध वाले को 2 बार पैसा दे दिया कि एक बार दिया तो उसको फिर से दोबारा दे दिया। ये सारी चीज़ें, ये तो इनिशियल चीज़ें हैं, ये फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती हैं। ये इनिशियल स्टेजेस में इतनी ही प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा उतना नहीं प्रॉब्लम है। मैनेजेबल होती हैं, क्योंकि अगर घर पे और भी लोग हैं तो बहुत ईज़िली मैनेज हो जाता है, उतना दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब डिमेंशिया इससे थोड़ा माइल्ड से थोड़ा मॉडरेट की तरफ जा रहा होता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। इस वक़्त शुरू होगी प्रॉब्लम्स इनको नॉर्मली चीज़ों के लिए, जैसे ब्रश करना है, नहाना है, खाना है। इन सब चीज़ों में भी छोटी-छोटी चीज़ों पे अपने आप को ड्रेस करना है, इन सब चीज़ों के लिए जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसमें धीरे-धीरे प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा-सा प्रॉम्प्ट करने से वो उनको हेल्प हो जाता है इनिशियल, जब हम माइल्ड टू मॉडरेट के फेज़ में रहेंगे, मॉडरेट डिमेंशिया है तब तक उसमें उनको थोड़ा प्रॉम्प्ट कर देंगे, हाँ, इसको ऐसे पहन ले, ऐसे कर ले, तो वो हेल्प है। लेकिन यहाँ से केयर गिविंग का रोल शुरू हो जाता है अब डिमेंशिया में। यहाँ पर एक स्पेसिफिक केयर गिवर चाहिए होता है जो उनको बताएगा कि हाँ, ब्रश को ऐसे पकड़े, ऐसे करें। तो उस वक़्त तक जो है उतने में मैनेज हो जाएगा। लेकिन डिमेंशिया इसके बाद मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में जाएगा, जब उस वक़्त काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अपना खुद का वो ब्रश करने की कैपेसिटी, नहाने की कैपेसिटी, कपड़ा पहनने की कैपेसिटी जो इनिशियली प्रॉम्प्ट करने से हो जाए थी वो भी बंद हो जाएगी। तो अब पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए। इसको कहते हैं एडीएल्स आर अफेक्टेड, मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग अफेक्ट हो गई हैं अब। तो फिर उसमें फैमिली मेंबर को पूरी तरह से मदद करना होता है, या फिर किसी परमानेंट केयर गिवर को रखना होता है जो उसको ध्यान देगा। ये एक एस्पेक्ट है जिसमें कॉग्निटिव फंक्शन कम हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिमेंशिया के फैमिली मेंबर्स को जिस चीज़ के लिए होती है वो है साइकोलॉजिकल इश्यूज। शुरू होता है प्रॉब्लम इसमें, जैसे वॉन्डरिंग शुरू हो जाएगी, मतलब अचानक से घर से निकल के कहीं चले गए, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मिल नहीं रहे हैं, फिर मिल गए तो फिर आए तो फिर दोबारा डर बना हुआ कि कब चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ है कि अचानक से 10 बजे तैयार हुआ कि आज मुझे ऑफिस जाना है, ये प्रॉब्लम है। रोज 10 बजे तैयार हो जा रहा है कि आज मुझे ऑफिस जाना है। ये डिमेंशिया केयर गिवर्स रोज 10 बजे वही इशू है, घर के अंदर 1 घंटे तक चलेगा कि ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है। तो ये सारे इशूज, ये एक इशूज है। दूसरी चीज़ है कुछ लोग बहुत परेशान कर सकते हैं, रात में उठ गए, उठ के घूम रहे हैं रात के अंदर। पेसिंग बोलते हैं, मतलब घर के अंदर ही घूम रहे हैं। मतलब बैठ ही नहीं रहे हैं, लोग रात में सो रहे हैं, वो भोरे में घूम रहे हैं। तो ये इशूज जो है बहुत परेशान करते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो गए, बोले कि चलो नहाने के लिए जाना है, तो वो उसके बाद ही बिकम्स वेरी मच एजिटेटेड, मतलब पूरा गुस्सा कि नहीं नहाऊंगा। वो फैमिली मेम्बर्स भी गुस्सा है और वो भी गुस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें, तो इसको एक अलग एंटिटी बोलते हैं, बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। तो उसमें पेशेंट्स को बहुत दिक्कतें हो रही थी। इसी तरह से कुछ इसका नेगेटिव पार्ट भी है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, और उसमें जो है पेशेंट, आप कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं करना है तो नहीं करना है, चुपचाप बैठे हुए हैं, जहाँ एक जगह बैठा दिया वहीं बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें 2-3 चीज़ें फैमिली मेम्बर्स के लिए सजेशन है कि देखें, जो बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स डिमेंशिया के हैं उसके लिए कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। अगर मैं अपना पास्ट भूल जाऊं, जैसे मुझे नहीं पता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ बैठा हूँ, अपना पास्ट भूल जाऊं, और मुझे कान से उतना अच्छा सुनाई नहीं देता है और आंख से बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है, और मैं एक रूम में बैठा हूँ और अचानक से मुझसे आके कहे कोई कि चलो आप नहा लो, और मैं उस आदमी को नहीं पहचानता हूँ, तो मेरा पहला रिएक्शन होगा कि मैं क्यों नहाने जाऊंगा। पहला रिएक्शन है, वो बहुत नॉर्मल रिएक्शन है। अगर आप उस जगह पे अपने आप को रखो तो आपको एहसास हो जाएगा। और फिर जब उसने कहा कि नहीं नहाना ही है, तो फिर आपका गुस्सा है। अब शुरू होता है एग्रेशन। वो बहुत जाहिर सी बात है, बहुत जाहिर सी बात है। मतलब उसमें दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे नहाना जाना है और मैं अपने घर को नहीं पहचान रहा हूँ, कहाँ नजरिए जाना का है। फर्क है और समझ का फर्क है। सरस तो आपके हिसाब से सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ये एक डिजीज है और इसका एक प्रॉपर क्योर हो सकता है। हाँ, ये सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए ना यूजुअली
मेडिसिन से ज़्यादा फैमिली मेंबर का जो एम्पैथी है, जो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। important। अगर फैमिली मेंबर समझ जाते हैं, मैंने कहा ना इमोशनल मेमोरी लास्ट तक प्रिजर्व रहती है। अगर इमोशनल मेमोरी, अगर आप फैमिली मेंबर को बहुत प्यार से जाके कहो कि हाँ, जैसे अगर फादर है तो फादर, या फिर कोई केयर गिविंग दे रहा है तो उसको एक रेपुटेशन बनानी पड़ती है कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ, चिंता नहीं करें। आके बैठे हैं उसके साथ बात करें, कैसे हैं आप? चलेंगे, आज तो सुबह हो गई, सुबह अच्छी है। और उसके बाद उसको जो है नाश्ता किया है कि नहीं आपने, भले उनको नहीं याद हो तो आपने नाश्ता किया, उसके बाद चले आज अब समय हो गया नहाने का, तो ये बहुत कंफर्टेबल उनके लिए हो होगा। सकता है। एग्रेशन मतलब ये चीज़ें जो है, ये मतलब एम्पैथी एक ऐसी चीज़ है, शायद दुनिया कितनी भी बदल जाएगी, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, एआई आ जाएगा, लेकिन इस चीज़ को ह्यूमन बींग्स को बदलना कठिन है, और ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा। सर फाइनली एक पॉजिटिव मैसेज कि डिमेंशिया डायग्नोसिस के बाद भी मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिया जा सकता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा देखिए, अ, चूँकि एज़ अ कॉग्निटिव न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि मैक्सिमम पेशेंट्स मेरे पास डिमेंशिया के ही आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि वंस एक बार डायग्नोसिस हो गई, तो यू कैन हैव अ वेरी गुड फ्रूटफुल लाइफ। मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ, थिंक लाइक ए चिल्ड्रन। आप शुरू करो अपने बचपन की लाइफ, जिसमें आप टहलने जाते थे, खेलने जाते थे, घूमते थे, लोगों से बात करते थे। इसको शुरू करें, ये पॉजिटिव लाइफ है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें खत्म हो गई। आप कुछ नया, जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि नया सीखो, कुछ आप लिखना सिखाते हैं, उनके लिए हर चीज़ दुनिया नई होती है। तो आपके लिए भी एक तरह से, अगर आप कुछ भूल रहे हो तो दुनिया भी आपके लिए भी एक नई चीज़ है अभी के लिए। तो आप उसके एक म्यूज़िक सीखो, आप कुछ भी सीख लो, पेंटिंग सीख लो, मतलब वो ये आपके लाइफ को बहुत हैप्पी रख सकता है। तो मतलब इस चीज़ के हिसाब से नई दवाइयाँ आ रही हैं, जो आपको इस फ़ेज़ में रखने के लिए बहुत दिनों तक मदद करेंगी। शायद आप 5 साल तक बहुत अच्छा इसी फ़ेज़ में रहोगे। तो ये काफ़ी फ्रूटफुल लाइफ़ है हमारे लिए, कि जहाँ 5 साल तक, भले मुझे पिछला नहीं याद है, लेकिन मैं सामने की तरफ तो अच्छा वो कर रहा हूँ, अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहा हूँ, मतलब मुझे अच्छा परफ़ॉर्मेंस है मुझे फैमिली मेंबर के लिए भी, क्योंकि हम नई मेमोरीज़ बना सकते हैं, जो भले नहीं याद रहेंगे, लेकिन पुरानी मेमोरीज़ को हम रिकर कर सकते हैं। तो ये एक तरह का वो है, जिसमें लाइफ़ आपको एक सेकंड चांस दे रही है कि हाँ, आप अब नई तरीके से सोचो अपने आप को, जो है, जो शायद आपका बचपन था, जो आप भूल गए थे, उसको आप दोबारा जी सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड डेफ़िनेटली जैसे अगर फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट हो तो ये कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है। Thank you so much, sir, for your time and for the insightful conversation which you have today. ये डिस्कशन एक आई ओपनर रहेगा फॉर लॉट ऑफ पीपल एंड टू आवर व्यूअर्स। अगर आप चाहते हैं कि कोई हेल्थ रिलेटेड टॉपिक को लेकर चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमें लिखिए podcast@sastasundar.com में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड कंटेंट एवरी वीक download the Sasta Sundar app for 100% genuine medicines, 18% discount and a free home delivery. Thank you so much for watching. We will see you in our next episode. Thank you. Jai Hind.